हेलो दोस्तों आज 9 अगस्त है और आपको याद होगा कि आज से ठीक 75 साल पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक के शहरों पर 6 अगस्त और 8 अगस्त को अमेरिका ने एटम बम गिराया था। लाखों लोग मारे गए थे। उसमें कहा जाता है 2 से 2.5 लोग तो प्रत्यक्ष रूप से मारे गए थे। प्रत्यक्ष रूप से मतलब है कि डायरेक्ट तो उसी समय मर गए थे और लाखों लोग उससे प्रभावित हुए थे। नाक की ये जो हथियार होते हैं इनके बाद उनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, रेडियोएक्टिव रेज निकलती हैं और इतने ज्यादा अमाउंट में ये रेज होती हैं, इनका ज्यादा इतनी इंटेंसिटी होती है कि वहां के बहुत सारे लोगों में कुछ म्यूटेशंस हो गए। उत्परिवर्तन बोलते हैं उसे, बायोलॉजी वाले कुछ चीज ज्यादा समझ पाएंगे इसे। उत्परिवर्तन हो गया मतलब बॉडी के अंदर जीन लेवल पे, डीएनए लेवल पे चेंज हो गए और कुछ ऐसी हानिकारक बीमारियां हो गई जो उनके आने वाली पीढ़ियों में भी आज तक ट्रांसफर होती चली आ रही हैं। आज भी उन चीजों का अवशेष आपको मिल जाएंगे वहां पर। उन चीजें जो बीमारियां उस समय फैली थी उनकी जो पीढ़ियां आज जिंदा है उनमें भी वो सब चीजें मिल जाएंगी। तो आज का हमारा ये वीडियो जो है हमारी तरफ से और आपकी तरफ से जापान के निवासियों के लिए, जापान के वासियों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो उस समय मारे गए थे, है ना। मैं थोड़ा सा आपको एटॉमिक बम का जो इसकी विनाश लीला है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं, कितना विनाशकारी हो सकता है। ये खुराफात सबसे पहले आई कहां, किसके दिमाग में आई, ये भी सुन लीजिए आप। हालांकि अमेरिका तो इन सब मामलों में पहले से ही बहुत चालाक भी रहा है और थोड़ा आगे भी रहा है, क्योंकि ज्यादातर फिजिसिस्ट जो भौतिक विज्ञानी हैं वो उधरी के उन्हीं सब क्षेत्रों के थे, है ना। तो हुआ बेटा क्या, 1938 में जर्मनी में बर्लिन में हिटलर, जानते हैं आप, हिटलर तो बदमाश था ही। तो हिटलर ने क्या किया, अपने साइंटिस्ट लोगों को ये कहा कि ऐसा करो तुम लोग एटॉमिक बम बनाओ। तो 1938 में 3 साइंटिस्ट थे, ओटो हॉर्न, स्ट्रॉसमैन और एक का नाम था मीटनर। इन तीनों ने क्या किया, एक घटना की खोज किया। उस घटना का नाम था नाभिकीय विखंडन, मतलब न्यूक्लियर फिशन। इसमें क्या किया जाता है, हम मोटे मोटे बातों में आपको समझाते हैं, मतलब बहुत मोटे तौर पर। इसमें क्या किया जाता है, जो बड़े एटम्स होते हैं, बड़े जो नाभिक होते हैं, उनको हम लोग छोटे नाभिकों में तोड़ते हैं, छोटे न्यूक्लियस में तोड़ते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। इतनी एनर्जी निकलती है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है और वही एनर्जी जो है पूरे विध्वंस का कारण बनती है। और उसमें आइंस्टीन की जो थ्योरी थी, आइंस्टीन का एक फॉर्मूला था =mc², उस सिद्धांत का पालन होता है। क्योंकि जो रिएक्शन में मास निकल जाता है थोड़ा सा, वो मास वो क्या होता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है और बहुत थोड़े से मास से इतनी एनर्जी बन सकती है कि कल्पना करना उसके लिए मुश्किल काम है। तो 1938 में न्यूक्लियर फिशन के बारे में इन लोगों ने बता दिया। अब हिटलर ने कहा अपने साइंटिस्ट लोगों से, उसमें हीजनबर्ग था, हीजनबर्ग ने आपको शायद सुना हो आपने, कि उसने बताया था कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर है तो हम उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को एक्यूरेटली एक साथ नहीं नाप सकते हैं। तो उसी हीजनबर्ग को उसने हेड बनाया। उसने कहा ऐसा करो तुम एटम बम पे काम करो। मतलब हिटलर के जो मंसूबे थे और खतरनाक थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कहें या भाग्यवश कहें, वो एक्चुअली वो काम हीजनबर्ग कर नहीं पाया या करना नहीं चाहता था, जो भी था, फिलहाल ये काम हो नहीं पाया। तब तक जो है अमेरिका वालों को डाउट था कि कहीं जर्मनी मुझसे पहले भी ना बना ले, इसलिए थोड़ी जासूसी भी करवाते रहते थे कि जरा उनके साइंटिस्ट लोग क्या काम कर रहे हैं, है ना। हमेशा से ऐसा करता रहा वैसे अमेरिका, तो आज भी ये काम करता है, ऐसा थोड़ी है। दुनिया पे अपनी बादशाहत का अभी भी कायम करना ही चाहता हो। तो फिर क्या हुआ बेटा, 1942 में अमेरिका का साइंटिस्ट था, अमेरिका के प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट। उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनवाया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट नाम से बड़ा फेमस हुआ हो, और उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट का हेड बना दिया एक बहुत ही फेमस एमिनेंट साइंटिस्ट था उसमें, फिजिक्स का मतलब फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर को उसका हेड बना दिया और कहा ऐसा करो, एटॉमिक बम पे काम करो, जल्दी से जल्दी मुझे एटम बम चाहिए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, न्यू मैक्सिको में हुआ था। तो सब लोग लग गए उसमें, दुनिया भर के साइंटिस्ट भी ले लिए उसने, जितने अच्छे अच्छे साइंटिस्ट थे अमेरिका के, जितने भी टॉप फिजिसिस्ट थे, सब लोग उसमें लग गए। ठीक है, तो हुआ क्या, फिर इन लोगों ने क्या किया, 2-3 साल की कड़ी मेहनत के बाद
1945 में, मतलब लगभग 16 जुलाई को ओपेनहाइमर के नेतृत्व में, क्योंकि यही एचओडी था, यही हेड था उस टीम का, इन लोगों ने क्या किया, न्यू मेक्सिको पड़ता है, उसके ट्रिनिटी में क्या किया, इसने सबसे पहला सफल उसका विस्फोट किया। इसका मतलब एटॉमिक बम उनका बनाना सफल रहा। 1945 की बात है, 16 जुलाई की बात है ये, ठीक है ना। फिर उस समय का अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था वो रूजवेल्ट नहीं था, उस समय प्रेसिडेंट जो था वो था क्या नाम था, हैरी ट्रूमैन। तो हैरी ट्रूमैन ने उस समय वर्ल्ड वॉर 2 हो ही रहा था, तो हैरी ट्रूमैन ने जापान वालों से कहा ऐसा है कि तुम सरेंडर कर दो, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो इसके अंजाम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो जापान ने कहा कि हम सरेंडर तो करेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या किया कि ओपेनहाइमर से कहा तुम ऐसी कुछ व्यवस्था करो, अब इस पे एटम बम गिराओ। कहा कि अब एटम बम गिरा दो, ये मान तो रहा नहीं और सरेंडर भी नहीं कर रहा है। तो समझ लीजिए कि 16 जुलाई को बनाया गया और 6 अगस्त को पहला एटम बम गिरा दिया गया। मतलब समझ लीजिए कि लगभग वही 21 दिन बाद, एटम बम बनने के 21 दिन बाद ही पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा पे गिरा दिया गया। तो ओपेनहाइमर से कहा गया ये आपकी जिम्मेदारी है कि जापान पे आप एटम बम गिराओगे। तो उसके लिए शहर चुना गया हिरोशिमा, और कहा जाता है एटम बम गिरने के बाद लगभग 90% पॉपुलेशन वहां की खत्म हो गई थी। 90% सिटी वहां का डिस्ट्रॉय हो गया था, पॉपुलेशन भी मैक्सिमम खत्म ही हो गई थी। तो ओपेनहाइमर ने फिर चूंकि आर्मी वालों के साथ इनका टाई अप रहता है, तो आर्मी वालों से संपर्क किया। तो फिर आर्मी वालों ने एक पायलट था, उसका नाम था पॉल टिबेट। तो पॉल टिबेट को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जो फर्स्ट एटम बम है, अच्छा फर्स्ट एटम बम का नाम भी उन्होंने रख दिया था लिटिल बॉय। फर्स्ट एटम का नाम रखा था उन्होंने लिटिल बॉय, और उनका एक बम वर्षक विमान था, उसका नाम था B-29। तो उस B-29 से पॉल टिबेट ने क्या किया, वो लिटिल बॉय जो एटम बम था वो गया और 6 अगस्त की रात को हिरोशिमा पे उसने गिरा दिया। कहा जाता है जब वो एटम बम हिरोशिमा पे गिरा तो आप ये समझ लिए कि कहा जाता है कि 40,000 स्क्वायर फीट 40,000 फीट का एक मशरूम शेप का क्लाउड बना। धुंध उठती ना, और इतनी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है कि जो चीजें होती हैं, चाहे वो लोहे की बनी हो, मेटल की बनी हो, चाहे लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, सब क्या होते हैं, वेपर्स के फॉर्म में उड़ जाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर पैदा होता है, लगभग 1.5 लाख सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पैदा होता है एटम बम के बाद, फटने के बाद। अब आप अंदाजा लगा लिए कितना विनाश हुआ होगा। 1.5 लाख सेंटीग्रेड टेम्परेचर कोई कम थोड़ी होता है। चीजें क्या हुई, वेपोराइज हो गई, वेपर्स के फॉर्म में चीजें, ह्यूमन बीइंग्स, जानवर, है ना, और जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, सब जो है वेपर्स के फॉर्म में उड़ना स्टार्ट हो गए। कार, घड़ी, जो भी था, कुछ चीजें बची, कुछ चीजें उड़ गई। वो तो जो उस रेंज में आया वो उड़ा। और कहा जाता है करीब 80,000 लोग डायरेक्ट मार दिए गए उस समय। 80,000 लोग उस समय मर गए। और जो ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हुई उसके बाद, न्यूक्लियर रिएक्शन के बाद जो रेडियो एक्टिव रेज निकली, उन रेडियो एक्टिव रेज से हजारों लोगों को, लाखों लोगों को स्किन डिसीज हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन हो गया, और वो म्यूटेशन फिर उनकी आने वाली पीढ़ियों में भी चलता रहा। बहुत किस्मत वाले लोग थे, वो बच गए। उनको आजकल की डेट में वो जापान वाले लोग हिबाकुशी कहते हैं। और बाद में फिर उन लोगों के लिए पेंशन और इस तरह की व्यवस्था भी उन्होंने किया कि जो लोग बच गए हैं तो क्या करेंगे, सब कुछ तो समाप्त हो गया था। 90% शहर समाप्त हो गया था हिरोशिमा का। तो ये पूरी कहानी थी। तो फिर अमेरिका ने जापान से कहा कि ऐसा करो तुम अब भी सरेंडर कर दो। तो जापान ने कहा नहीं हम सर, क्योंकि भाई उसके बाद जापान और गुस्से में आ गया, लाखों लोग उसके मार दिए गए, है ना। तो फिर जापान ने कहा नहीं हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब सुनिए अमेरिका के बदतमीजी देखिए, अमेरिका ने फिर डिसाइड किया ये नहीं मानेगा तो फिर हम एटॉमिक बम इसके ऊपर गिराएंगे। नहीं माना जापान, उसने कहा सरेंडर नहीं करेंगे हम। तो फिर अमेरिका वालों ने क्या किया, 9 अगस्त को इन्होंने फैसला किया। जापान का एक शहर था, उसका नाम था कोकुरा। वो जो कोकुरा शहर था उसमें पूरा आर्मी वालों का, जापान का जितना भी रक्षा सामग्री होती थी, जितने हथियार, गोला बारूद जो भी होता था, वो सब उसी शहर में रखा जाता था। वो सेंटर था एक तरह से वो। तो उन लोगों ने उसको टारगेट कर लिया, चलो इस पे यार कोकुरा पे गिरा देंगे तो इनके जो हथियार हैं जो वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। तो जब उनका
फाइटर प्लेन 9 अगस्त की रात को जब एटम बम गिराने के लिए निकला कोकोरा शहर पे, नागासाकी भी गिराने का उनका आइडिया नहीं था। उनका आइडिया था कि हम वहां गिराएंगे, कोकोरा भी गिराएंगे ताकि इनको और ज्यादा नुकसान हो। तो लेकिन जब कोकोरा की तरफ उनका फाइटर प्लेन गया तो देखा क्या इतनी धुंध थी, सैकड़ों किलोमीटर तक तो उसकी धुंध फैली होती है, तो इतनी ज्यादा धुंध थी, इतना स्मोक था कि वो प्लेन जो है उस तरफ जा ही नहीं पाया। उनको लगा खतरा, यार इधर जाना तो बहुत खतरनाक है, हम लोग फंस जाएंगे। तो उसने क्या किया, इमीडिएट जो है अपना प्लेन जो है नागासाकी की तरफ टर्न कर दिया और नागासाकी पे आने के बाद गिराया, निकल गया। वो तो सेकंडों में निकल जाते हैं। और नागासाकी में जब गिराया गया तो कहा जाता है कि उस समय भी 40,000 लोग तो डायरेक्ट मर गए थे। और जो नुकसान हुआ उसकी तो भाई आप कल्पना कर ही सकते हो कितना नुकसान हुआ होगा, है ना। तो 40,000 लोग डायरेक्ट मारे गए और वहां भी करीब लाखों लोग बाद में प्रभावित हुए। बाद में अनुमान ये लगाया गया कि 2 से 2.5 लाख लोग तो डायरेक्ट मर गए थे और न मालूम कितने जो बच्चे कुचे भी थे उनमें से कितने लोग जो है उसका शिकार हो गए, रेडियो एक्टिव किरणों का शिकार हो गए। बहुत सारी बीमारियां हो गई, बहुत सारी इंजरीज थी। उनका बचना ना बचना समझ लो बराबरी था, लेकिन किसी तरह से वो अगर बच गए होंगे तो सोच लिए उनका बाकी जीवन कैसा रहा होगा। तो ये अमेरिका का जो कुकृत था बहुत अच्छा काम तो किया नहीं उसने, ठीक है। अच्छा, उसका और मूड था, उसने फिर जापान को धमकी दिया कि अगर अब भी नहीं माने तो हम और गिराएंगे। तो जो उस समय जापान का शासक था उसका नाम था हिरोहिती, तो उसको लगा यार अब तो अगर हम नहीं माने तो ये तो पूरा जापान ही खत्म कर डालेंगे। तो उसने क्या किया, फिर 15 अगस्त को 1945 को सरेंडर कर दिया। 15 अगस्त 1945 को सरेंडर कर दिया, तब जाकर के कहीं ये तुम्हारा वर्ल्ड वॉर 2 रुका। और अगर ना सरेंडर करता तो मुझे लगता है अमेरिका और भी एटम बम गिराता। तो इसका मतलब इसमें फिर अच्छा क्या हुआ, जब लाखों लोग मर जाते हैं तो भाई साइंटिस्ट भी तो एक आदमी है, और साइंटिस्ट हुए, सिंगर हुए, लेखक हुए, टीचर्स हुए, है ना, ये सब थोड़े इमोशनल टाइप के लोग भी होते हैं। तो पहले तो इन्होंने जोश में गिरा दिया, लेकिन बाद में यार क्या हुआ कि ये काफी बहुत दुखी हुआ, बहुत डिप्रेशन में चला गया ओपेनहाइमर। हालांकि उस समय जो उसका प्रेसिडेंट था ट्रूमैन अमेरिका के, उसको कोई शिकन नहीं थी। तो फिर उसने तो क्या बोला, उसने ट्रूमैन ने कहा कि ऐसा करो कि एटम बम तो हम लोगों ने चेक कर लिया, ये भी बहुत ही विनाशकारी है, इससे भी खतरनाक चीज बनाओ, हाइड्रोजन बम। तो हाइड्रोजन बम का मुद्दा उठ गया। ये 1949 के आसपास की बात है। हाइड्रोजन बम पे काम चलने लगा। हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित होता है, और इसमें 250-300 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है न्यूक्लियर फिशन के कंपेरिजन में। इसलिए हाइड्रोजन बम के अंदर उसका जो सिद्धांत होता है वो तो नाभिकीय संलयन का होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन का होता है, लेकिन उसमें पहले न्यूक्लियर फिशन कराया जाता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि हाइड्रोजन बम के अंदर एक एटम बम भी लगाया जाता है। पहले न्यूक्लियर फिशन होगा, उससे 1.5 लाख सेंटीग्रेड टेम्परेचर पैदा होगा, और उस हाई टेम्परेचर पर जो हाइड्रोजन के छोटे एटम्स होते हैं, बहुत छोटे साइज के एटम्स होते हैं, वो आपस में कंबाइन करना स्टार्ट करते हैं, बड़े साइज के एटम बनाते हैं। इसमें उल्टा होता है, छोटे वाले एटम मिलकर के बड़े साइज के एटम बनाते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। एटम बम के तुलना में बहुत ही 250-300 गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है हाइड्रोजन बम में। तो उसने कहा तुम लोग हाइड्रोजन बम बनाओ। तो ओपेनहाइमर थोड़ा सा पागल टाइप का तो हो ही गया था, उसको बड़ा दुख भी था अंदर अंदर। अच्छा, जब जापान पे इसने एटम बम गिरा दिए दोनों, तो ओपेनहाइमर को भी भगवत गीता याद आ गई। मतलब तुम सोच लो, उसको क्या ही भगवत गीता याद आई, और उसने एक सेंटेंस बोला, नाउ आई एम बिकम डेथ। उसने कहा अब जब मैं मृत्यु बन चुका हूं, है ना, उसका जो सेंटेंस ओरिजिनल था वही मैं बोल रहा, नाउ आई एम बिकम डेथ बिकॉज आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ होल वर्ल्ड। उसने कहा क्योंकि ये पूरे संसार को या इतने सारे लोगों को मारने के लिए जिम्मेदार है, तो हम ही डेथ बन चुके हैं, है ना। तो वो उस समय उसको गीता याद आने लगी, पहले नहीं सोचे थे, भगवत गीता याद आई उनको, मतलब उसने ऐसा लिखा है ना। और इसी सेंटेंस से आप गूगल पे सर्च करके देख लो तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। खैर, तो फिर ओपेनहाइमर ने ट्रूमैन से कहा कि भाई ऐसा है कि हाइड्रोजन बम ना बनाया जाए, क्योंकि उसने विनाश लीला देख ली थी एटम बम की। तो उसने कहा कि इसने ट्रूमैन से कहा कि हमारे हाथ जो है
खून से रंगे हुए हैं, लाखों लोगों को मैंने मारा है, मतलब उसको ऐसी गिल्टी थी, लाखों लोगों को मारा है, तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन बम हम लोगों को नहीं बनाना चाहिए। तो उसने ट्रूमैन ने, जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, उसने बहुत डांटा इसको, ओपेनहाइमर को। उसने कहा हाथ तुम्हारे नहीं रंगे मेरा, हाथ तो हमारे रंगे में, क्योंकि मैंने तुम्हें आदेश दिया था, तुम जाके एटम बम गिरा के आओ। तुम तो साइंटिस्ट हो, तुमने जो आदेश दिया लोगों को, आर्मी वाले गए जाके गिरा चले आए, तो तुम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, और हमें कोई दुख नहीं है। उसने कहा तुम्हें दुख होगा, हमें कोई दुख नहीं। लेकिन ओपेनहाइमर ने फिर भी हाइड्रोजन बम बनाने का विरोध किया, तो जानते हो क्या किया उसने? ट्रूमैन ने इसकी बेइज्जती करके अपने ऑफिस से भगा दिया ओपेनहाइमर को। बाद में ऑफिस से निकाल भी दिया गया। तो 4 साल बाद जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, उसका हेड था अमेरिका में ये, उससे भी इसको हटा दिया गया। मतलब क्योंकि ये कह रहा था कि हम हाइड्रोजन बम के बहुत सख्त खिलाफ हो गया था ना ये। खैर कुछ भी हो, 1952 में अमेरिका ने हाइड्रोजन बम भी बना लिया, और न मालूम उसके बाद कितने हाइड्रोजन बम बना चुका, और देश दुनिया को ये ज्ञान देता रहता है कि तुम ये ना करो, तुम ये ना करो, है ना। अब तो खूब बना लिया है। अब जब उसने बना लिया तो बगल में सोवियत वालों ने भी बना लिया, वो भी 1948-49 में बना डाले एटॉमिक बम। अब तो जानते हो ज्यादातर कंट्रीज के बाद, डेवलपिंग कंट्रीज के बाद अपना एटम बम है, हाइड्रोजन बम भी हैं, हम लोग हिंदुस्तान में भी हैं। लेकिन ईश्वर न करे वो दिन आए जब किसी देश पर एटम बम गिराने की बारी आए, क्योंकि उसका विनाश लीला आप, मतलब हम लोग तो उसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसके कभी फोटोग्राफ देखिए, उसके भी पिक्चर देखिए, सब कुछ समाप्त हो जाता है, इतनी एनर्जी पैदा होती है। उस समय तो बहुत कम था। उस समय जो एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा पे 6 अगस्त को, कहा जाता है वो 13 किलो टन फोर्स उसने पैदा किया था। अब 13 किलो टन फोर्स का मतलब क्या होता है? ये आम फोर्स नहीं है। 13 किलो टन का मतलब 13,000 टन फोर्स, 13,000 इंटू टन करो, उतना फोर्स पैदा हुआ था। अब सुन लिए कितना फोर्स होगा, कितने किलोमीटर तक नीचे गड्ढे हो गए होंगे, सब कुछ तबाह हो गया। एक मैटर की 4th स्टेज होती है प्लाज्मा, सब चीजें उसमें वेपोराइज होकर, सॉलिड लिक्विड गैस छोड़िए, और सब चीजें वेपोराइज होकर के उड़ गई होंगी। तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। आज चूंकि 9 अगस्त था, तो मुझे याद आया थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी हो, जिनको नहीं पता होगा उनके लिए हमने कहा थोड़ा सा ये शेयर करते हैं कि एटम बम जो होता है कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरा जो एटम बम था जो नागासाकी पे गिराया, उसे गिराना तो कोबरा पे था, लेकिन गिराया इन लोगों ने नागासाकी पे, क्योंकि वहां जा नहीं पाए वो धुंध के वजह से। उसका नाम था फैट मैन। उनका नाम भी रखा गया था, अपना कोड वर्ड भी रखते हैं वो लोग, तो उसका नाम रखा था फैट मैन, जो सेकंड एटम बम था। पहले वाले का नाम रखा था लिटिल बॉय, और जो पायलट था उसका नाम था पॉल टिबेट। जिसने एटम बम गिराया था उसका नाम था पॉल टिबेट। तो पॉल टिबेट तो समझ लो कि भी 1987 तक जिंदा ही था। तो 1987 में फिर क्या किया, लोग उस पर क्या बनाना चाहते थे, कुछ फिल्में बनाना चाहते थे, हालांकि बनी नहीं। तो पॉल टिबेट ने 1987 में जब मरने से थोड़ा पहले पूरा, फिर उसने जो वर्ल्ड वॉर 1 जो 2 हुआ था उसके बारे में पूरा रिकॉल किया और बताया ऐसे ऐसे हुआ था, जो भी उसे उस समय याद था वो बताया। लेकिन ओपेनहाइमर को सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, वही हेड था, है ना, और भी साइंटिस्ट उसमें थे, बहुत लोगों को बहुत दुख हुआ। तो समझ लिए कि इसमें 4-5 लोग मेन योगदान है। स्ट्रासमैन हो गए, ये ऑटो हॉर्न हो गए, आइंस्टीन की थ्योरी का इस्तेमाल इन लोगों ने कर लिया, और उधर जाकर के ओपेनहाइमर आ गए, और उधर जो है अमेरिका का ट्रूमैन जो उस समय का प्रेसिडेंट था, बड़ा खतरनाक था वो, उसी ने सब आदेश से दिए थे। खैर 15 अगस्त को जब जापान ने सरेंडर कर दिया, तब जाके कहीं वर्ल्ड वॉर 2 रुका। ठीक है।